हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 11th स्टैंडर्ड में अब तक हमने सीखा था कि इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था। लेकिन अब इस 12th स्टैंडर्ड में हम ये जानेंगे कि ये इकोनॉमिक्स के जो सब टाइप्स है, यानी मेन ब्रांचेस हैं, वो क्या है, वो कहाँ से आई हैं, वो क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, क्या क्या स्टडीज होती हैं इन दोनों ब्रांचेस के अंदर। तो आइए चालू करते हैं हमारा ये प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे हमारी जो मेन ब्रांचेस हैं इसकी इकोनॉमिक्स की। हमारी ये इकोनॉमिक्स की जो मेन ब्रांचेस है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हैं। और ये दो पार्ट कौन से है पता है? ये हमारा चैप्टर का जो नाम है ना, माइक्रो एंड मैक्रो, यही दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, यही दो मेन ब्रांचेस है। कौन सी ब्रांचेस है ये सब? ये इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस है। ये दो मेन ब्रांचेस जो कि हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रो एंड मैक्रो। इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन होगा कि क्या ऐसी चीजें होंगी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी, क्या ऐसी चीजें होंगी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। तो ये सारा इंट्रोडक्शन इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो शुरुआत के कुछ पॉइंट्स हैं। हालांकि इस चैप्टर को खत्म होने में 2-3 लेक्चर से ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाएंगी, क्या ऐसी चीजें हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाएंगी। तो ये लेक्चर वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। सो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, ये वर्ड तो हमने देखा था कि ग्रीक वर्ड से आया था, लेकिन इसके अंदर जो दो मेन सब टाइप्स है ना, माइक्रो एंड मैक्रो, ये दो मेन कौन सी ब्रांचेस हैं? ये मेन ब्रांचेस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है 1 मार्क्स के लिए, राइट द मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको क्या लिखने का है? माइक्रो एंड मैक्रो। अधिकतर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो माइक्रो एंड मैक्रो के बीच का डिफरेंस। ये माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस क्या होगा? क्या ऐसी चीजें हैं कि दो अलग वर्ड बना देती हैं सिर्फ एक को, और उसको थोड़ा सा कट पीट करके देखते हैं ना, क्या क्या निकलता क्या है? ओ यहां भी है, ओ यहां भी है, एम यहां भी है, एम यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां पर भी है, और यहां पर एक वर्ड दिख रहा है आर। कैंसल आउट कर दो। मीन्स अब इसमें बचा क्या? अब इसमें दो वर्ड बच रहे हैं, ये आई और ये ए। तो इसको हम लोग सेपरेट निकाल लेते हैं, ठीक है? मैथ्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैथ्स आता है। आपको 3rd चैप्टर में थोड़ा सा दिखाई देगा, हालांकि 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, बट अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैथ्स इकोनॉमिक्स में भी है। तो आइए, ये दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड जो निकले हैं, इनको बाहर निकाल के जो लिखेंगे ना, तो ये आई और ये ए। मीन्स व्हाट? आई और ए। ये आई और ए यही एक वर्ड है जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देते हैं। तो ये आई और ए का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। अब इंडिविजुअल और एग्रीगेट का मतलब क्या क्या होता है देखते हैं। कि इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल, इंडिविजुअल मीन्स व्हाट? वन सिंगल, एक सिंगल आदमी, यानी एक सिंगल चीज को अगर स्टडी किया जाता है, एक सिंगल चीज को अगर स्टडी किया जाता है, तो वो अंडर किसके आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और ठीक इसी का अपोजिट, अगर किसी भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर जो एक बहुत बड़ा टर्म बनता है, उस पूरे टर्म को एक साथ में अगर कहीं स्टडी किया जाता है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और इन दोनों के जो एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहेंगे, तो वो है इंडिविजुअल इनकम पहले का, और इसका नेशनल इनकम। मीन्स व्हाट? एक इंडिविजुअल पर्सन की अगर आप इनकम निकालेंगे, एक इंडिविजुअल की पर्सन की अगर आप इनकम निकालेंगे, तो उसकी जो स्टडी होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन का जब आप अगर नेशनल इनकम निकालेंगे, जैसे कि अगर हम लोग नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से अपनी कंट्री का नेशनल इनकम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स मिलाकर जो एवरेज परसेंटेज निकाला जाता है, वो अंडर आता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ठीक इसी का अपोजिट, अगर आपके एक इंडिविजुअल अगर आप सब्जेक्ट का मार्क्स निकालेंगे, तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और इसका एक एग्जांपल अगर आप और भी लगा सकते हैं कि जैसे आपकी एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की,
तो अगर आपका परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा, तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने आपका एक सिंगल परसेंटेज निकाला है। लेकिन अगर मैं आपकी पूरी क्लास का परसेंटेज अगर निकालूं, अगर मैं बोलूं कि आपकी जो 12th क्लास है, ये 12th क्लास का एवरेज परसेंटेज अगर कितना आया है, तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि वहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन का परसेंटाइल निकाला गया है एज कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल और ये एग्रीगेट, ये दोनों का मतलब यही होता है कि अगर एक सिंगल इंसान का किसी की भी सिंगल चीज की अगर स्टडीज की जा रही है, किसी भी सिंगल चीज की अगर परसेंटेज निकाला जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है जो एक सिंगल इंसान के ऊपर हो रहा है, तो वो अंडर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ठीक इसी का अपोजिट अगर कोई भी चीज एग्रीगेट में निकाली जा रही है, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन में निकाली जा रही है, तो वो अंडर आता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और यही दो वर्ड है, यही दो लेटर्स हैं जो कि माइक्रो और मैक्रो को एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। तो ये मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों का आपको डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ रहेगा। तो आइए ये देखते हैं ना, ये माइक्रो ये मैक्रो ये वर्ड आए कहां से, क्वेश्चन तो आता रहेगा। इकोनॉमिक्स का तो हमको पता है, 11वीं स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, लेकिन ये माइक्रो और मैक्रो, ये माइक्रो और मैक्रो का जो ये वर्ड है ना, वर्ड माइक्रो और मैक्रो, ये आया कहां से? तो ये भी डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। कहां से डिराइव हुआ ये? एक ग्रीक वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि वर्ड था एक्चुअल में मिक्रॉस। ये मिक्रॉस और मैक्रोस, ये दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये ग्रीक वर्ड्स जो हैं वही मिलकर बनने थे माइक्रो एंड मैक्रो। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वर्ड भी एग्जाम से पूछे जाते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम डैश, तो आप लिख सकते हैं ग्रीक वर्ड मिक्रोस। सो आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो ये मेन ब्रांच है ना इकोनॉमिक्स की, मैक्रो वाली, ये कहां से डिराइव की गई थी? ग्रीक वर्ड से। लेकिन इसे फर्स्ट टाइम यूज किसने किया था? ये फर्स्ट टाइम लाया किसने था? ये फर्स्ट टाइम लाया था रगनर फ्रिशियस ने। कौन से ईयर में? 1933 में। सो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है, ये जो टर्म था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, 1933 में लेके आया था। और ये ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो कि है ही इज अ फाउंडर ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी। पूछेगा रगनर फ्रिश वॉज फाउंडर ऑफ डैश यूनिवर्सिटी, तो आप यहां पर जो ये आंसर दिया गया है ये लिख सकते हैं ऑस्लो यूनिवर्सिटी, आपका आंसर राइट होगा। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो इकोनॉमिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो शुरुआत में दी गई हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अब तक हमने मेन ब्रांचेस पढ़ी है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उन्हीं मेन ब्रांचेस का ये एक टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इसके कुछ स्कोप्स जानेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैंडल करता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर कुछ थियरीज बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली थियरी है हमारी, थियरी ऑफ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या? एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये मार्कर का अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो क्या मैं इस मार्कर की प्राइस डायरेक्टली 500 रुपया रख सकता हूं, जो कि हार्डली मार्केट में 25 रुपए में आता है? तो आपको क्या लगता है, अगर मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। व्हेन प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड हमेशा कम रहेगा। और वहां पर अगर मैंने इसका दाम, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस मार्कर का दाम 25 रुपए से घटाकर अगर मैंने 5 रुपया कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एग्जांपल 25 रुपए से घटाकर 5 रुपया कर दिया, तो क्या होगा? डिमांड बहुत ही तेज गति से बढ़ेगा मार्केट के अंदर। जितने भी मार्कर की कंपनीज है, अगर मैं ये मार्कर का मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने इसका पैसा 25 रुपए से घटाकर 5 रुपया कर दिया, तो आपको क्या लगता है? इसका डिमांड डायरेक्टली आसमान में छू जाएगा। फटाफट लोग इसको ज्यादा परचेस करने लगेंगे। इसीलिए यहां पर डिमांड तो बढ़ेगा लेकिन सप्लाई कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनता है और अगर बड़े बड़े मार्केट चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं, अगर उनको ये चीज 5 रुपए में मिलेगी, जो कि डायरेक्टली उनका 20 रुपीज का फायदा करा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो ये चीज परचेस नहीं करेंगे? बहुत तेज गति से परचेस करेंगे।
फिर मतलब क्या, जब डिमांड बढ़ जा रहा है तो सप्लाई कम हो जा रहा है, यदि अगर डिमांड कम है, सप्लाई पूरी है लेकिन डिमांड कम है, जब ज्यादा मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन मेरा प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, मैं 500 रुपए का बेच रहा हूं, तो आपको क्या लगता है यहां पर डिमांड होगा? नहीं होगा। हमारे इंडिया में लोगों को कम मतलब कम पैसे में अच्छी चीज चाहिए। मतलब क्या, अगर मेरा डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई कम हो जा रहा है, और इन्हीं दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है थियरी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइसिंग को लेके। यानी क्या, एक प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस हो सकती है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए लोग इतने ज्यादा इसका डिमांड कर रहे हैं तो इसका प्राइस इतना होना चाहिए, जिससे हमारा डिमांड और सप्लाई ये दोनों इक्वल रहे। यानी जितना डिमांड ऊपर जाएगा उतना ही सप्लाई रहे, जितना डिमांड लेस हो रहा है सप्लाई भी उस प्रकार से चले। मतलब क्या, जितना सप्लाई करोगे उतना डिमांड होना चाहिए, जितना डिमांड करोगे उतना सप्लाई होना चाहिए। और इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है ना, जो सेकंड टॉपिक आता है वो है थियरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। कुछ फैक्टर्स की जो प्राइस डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, रेंट कितना होना चाहिए। अगर आप हार्डली एक कोई चौल में रूम लेने जाएंगे तो वो 7, 7,500, 8,000 का आपको मिलेगा, एज कंपेरिजन टू अगर आप अगर बिल्डिंग में कुछ फ्लैट वगैरह लेने जाएंगे भाड़े पर, रेंट पर, तो वहां पर आपको 20 to 25,000 आराम से पे करना पड़ेगा। मीन्स क्या, अपने हिसाब से जो भी रेंट, अब मैं बोलूं मेरे घर का, ये मेरा एक छोटा सा घर है, अगर मैं बोलूं इसका 25,000 रुपया भाड़ा लूंगा तो क्या वो एक सही तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लोग सीधे सीधे उसको मना कर चले जाएंगे। फिर आता है वेजेस। एक मजदूर अगर कोई काम कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा? मुझे डायरेक्टली 25,000 रुपया चाहिए वो एक छोटा सा काम करने के लिए? नहीं, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो बोलेगा भाई तू रहने दे, मैं कर लूंगा। बोलेगा भाई एक काम कर, अगर तेरे को 25,000 चाहिए ना, एक काम कर, तू इधर से जा। बोलेगा मैं 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा, तू मेरे से 25,000 लेगा तो मैं कमाऊंगा क्या? तो मतलब क्या, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उसको आप डिसाइड करते हो क्या कि मेरा 25,000 रुपया मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, तो एक काम कर, मेरे को इससे 10% मेरे को चाहिए इंटरेस्ट या 20% इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या आप डिसाइड कर पाओगे? नहीं। वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपकी जो इनकम होगी उसका कुछ परसेंट इंटरेस्ट ही आपको मिलेगा, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। प्रॉफिट, जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं 1,000 का इन्वेस्टमेंट करके अगर मैं लाख रुपया प्रॉफिट कमा लूं, तो ऐसा नहीं होगा। मीन्स क्या, थ्योरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग का मतलब वही होता है कि कोई भी चीज का प्राइस हम उसको प्रॉपरली जो डिस्कस करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि इस प्रोडक्ट का, इस फैक्टर का प्राइस इतना होना चाहिए। और हमारा जो थर्ड थियरी है वो है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब क्या होता है? पहला जो है ना, उसके अंदर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अगर एक कोई चीज बहुत ज्यादा तरीके से प्रोड्यूस हो रही है तो उसको प्रोड्यूस इसीलिए हो रही है क्योंकि उसको एफिशिएंसी यानी कंज्यूम करने की जो एफिशिएंसी है उसको प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। वहां पर उतने कंज्यूमर हैं कि उतना प्रोडक्शन जो वहां पर हो रहा है उस प्रोडक्शन को पूरी तरह से यूटिलाइज करे। और आखिरी में जो बोलता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि इकोनॉमिक्स को बहुत ही तेज गति से एफिशिएंट हो रहा है, बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। तो मतलब क्या, ओवरऑल स्कोप यही है कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये तीनों टॉपिक कवर किए जा रहे हैं हमारे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो एक क्वेश्चन होने वाला है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डली 12th स्टैंडर्ड में कभी ऐसा साल गया होगा जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो। वरना इस चैप्टर से फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको पक्का दिखने वाला है। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टॉपिक अब तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।